क्या इस धुएं के पीछे कुछ आग लगी हुई है या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? कि ये यहाँ इस वक्त जो डिस्पेंसेशन है वो एक हाइब्रिड टाइप का डिस्पेंसेशन है, जिसमें एलजी भी है, उमर अब्दुल्ला भी है, एक किस्म की यहाँ पे बिल्कुल कोalition गवर्नमेंट है। ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर विजनलेस हैं, उनकी सरकार और वो खुद भी, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी उमर अब्दुल्ला को लेकर नाराजगी है। लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे तब तक नहीं हो सकता जब तक एलजी साहब की मेहरबानी ना हो और केंद्र की मेहरबानी ना हो। और लोगों की अब उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों की। देखिए, स्टेटहुड को लेकर जम्मू संभाग के भीतर ना दो तरफा राय है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं ये एलजी प्रशासन ही अच्छा है, स्टेटहुड नहीं चाहिए। कि ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये 60 to 70% सीट्स ले रहे हैं, तो ये एक मुतालबा है। इसको लेकर के हमने अभी बताया भी कि इसमें कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी है, वो अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं। वो तब तक नहीं हो सकती जब डबल इंजन की जो सरकार है, ये दोनों इंजन इकट्ठे मिल जाएं। अगर एक डायरेक्शन अलग पे चलेगा, दूसरा अलग पे चलेगा, तो पटरी तो एक ही रहेगी लेकिन दिशा भटक जाएंगे। क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफत ऑपोजिशन के अलावा पार्टी के अंदर से भी हो रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फ्रैक्शन है? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार विजनलेस है, या फिर उमर अब्दुल्ला जैसा कह रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर, अपने वादों को लेकर पूरी तरह से सही ट्रैक पर हैं? आखिर हो क्या रहा है? नया साल की शुरुआत हुई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सीधे उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया गया कि उमर गवर्नमेंट 2.5 महीने में अभी तक विजनलेस है, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के पार्टी के अंदर भी उनकी खिलाफत हो रही है। इन सारी बातों पर आज का विचार विमर्श करेंगे, और मेरे साथ हैं अहमद अली फयाज साहब और पवन शर्मा जी। सबसे पहले फयाज साहब के पास चलते हैं। फयाज साहब, उमर अब्दुल्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं श्रीनगर में और कहते हैं कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं, जो वादे किए स्टेटहुड या रिजर्वेशन या बाकी मुद्दे थे उनके ऊपर काम कर रहा हूं और होपफुल हूं कि इस साल सब कुछ सॉल्व होगा। आज से एक दिन पहले, कल 1 जनवरी को बीजेपी ने उनको टारगेट किया और यह कहा कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट विजनलेस है, और साथ ही साथ आरोप यह भी लगा दिए कि पार्टी के भीतर ही उमर अब्दुल्ला की ऑपोजिशन हो रही है। क्या लगता है आपको, अंदर का मसला है क्या, और जो बाहर आ रहा है ये सच है या फिर सच कुछ और है? अभी इनको 2-2.5 महीने हो गए हैं सरकार में, तो इसी 1-2 महीने में ये जज कर लेना कि इनके बीच में इख्तिलाफात हैं, ये विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, मैं नहीं समझता हूँ। स्पोक्स पर्सनस के लिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात सही है। इस स्टेज पे इनको जज नहीं किया जा सकता है, ख़ास तौर से जब ये बीजेपी के स्पोक्समैन की तरफ से इस किस्म का बयान आ जाता है, तो उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये यहाँ इस वक्त जो डिस्पेंसेशन है वो एक हाइब्रिड टाइप का डिस्पेंसेशन है, जिसमें एलजी भी है, उमर अब्दुल्ला भी है, एक किस्म की यहाँ पे बिल्कुल कोalition गवर्नमेंट है। कुछ इख्तियारात एलजी के पास हैं, कुछ इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास हैं, और अगर सुनील शर्मा जी ये बता रहे हैं कि ये डायरेक्शनलेस है, विजनलेस है, तो इसमें बात आ जाती है उस सरकार पे जिसको लेकर के असेंबली में एड्रेस किया था एलजी साहब ने जब श्रीनगर में इसका इजलास हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा हूँ कि जब भी बीजेपी के लोग इसकी मुखालफत इस स्टेज पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी मुखालफत भी हो जाती है एलजी साहब की, क्योंकि नस्ब सरकार नस्ब ना सही, इसको आप इस प्रपोर्शन को गलत भी बता सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा सरकार का, एक इख्तियारात का अभी तक नई सरकार, पॉपुलर सरकार आने के बावजूद अभी तक एलजी के पास है। एक हिस्सा इख्तियारात का चीफ मिनिस्टर के पास है, क्लैरिटी नहीं है, और इसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस का इंतज़ार है। सभी लोगों को ये बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से भी रूल्स ऑफ बिज़नेस आएंगे कुछ ही देर में, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। और अभी अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस जांच लेनी है तो आपको ये देखना है कि अभी ये जो कुछ वाक़यात हुए, मिसाल के तौर पर जो बर्फ़बारी कश्मीर में हुई, तो इसमें चीफ मिनिस्टर खुद कश्मीर में मौजूद था, तो ये पहली बार है ये बात, इसके लिए उन्होंने क्रेडिट भी लिया है, और हम भी एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ये बात मान लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे कश्मीर में तकरीबन 900 जो फीडर्स थे वो बेकार हो चुके थे, छोटे एलटी वाली ये जो फीडर्स थे, और तकरीबन 30-40 बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स के फीडर ख़त्म, ये डिसफंक्शनल हो गए थे।
कम्प्लीटली, तो इनको 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे रेस्टोर किया गया। इस बात की वहाँ पे सराहना हो रही है। बाकी रहा जो इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बताई, एक वहाँ पे बड़ा मसला है कश्मीर में ओपन मेरिट कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे इन्होंने इसको उछाला है और चीफ मिनिस्टर ने इसके रिस्पांस में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है जो अपना काम कर रही है। उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा है, मेरे हिसाब से उतना टाइम नहीं मांगना चाहिए था उनको, न देना चाहिए उन्हें। अब 2-3 महीने तक कम से कम इनको ये देखना चाहिए इसमें कि किस किस्म की तब्दीलियाँ वो ला सकते हैं। आपके सवाल का ये जवाब है कि मैं ज़ाती तौर पर इनसे इख्तिलाफ रखता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इनको जज किया जा सकता है। पवन जी, आपके पास आता हूं। मैं सीधे बीजेपी का जो आरोप है उससे बात शुरू करूंगा कि बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 1 जनवरी को ही और सीधे आरोप लगाती है चीफ मिनिस्टर पर। ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर विजनलेस हैं, उनकी सरकार और वो खुद भी, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी उमर अब्दुल्ला को लेकर नाराजगी है। क्या इस धुएं के पीछे कुछ आग लगी हुई है या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? देखिए, सियासत तो है, लेकिन जब कोई बात बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं धुआं तो होता है, कहीं ना कहीं तो होता है, उसके बाद ही बात जो है वो बाहर आती है। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए साल के ऊपर जो एक तीर निशाने पे लगाया था, वो कश्मीर के भीतर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी एक मुद्दा मिल गया जो उमर के खिलाफ चल रहे हैं। और साथ ही उमर अब्दुल्ला के बारे में जो उन्होंने कहा कि विजनलेस हैं, तो जो मैनिफेस्टो था चुनावी, उसे लेकर उमर ने जो बात कही थी कि हम इन तमाम मुद्दों को आहिस्ता आहिस्ता हल करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले होगा स्टेटहुड। अब बात यहां पर आकर अटक गई है कि उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है उसका कोई भी फैसला, उसकी कोई भी फाइल थ्रू दूसरे रास्ते से एलजी साहब के पास जानी है। अब वो वहां से अप्रूव होनी है कि नहीं होनी है, तो मुद्दे तो हल नहीं हो रहे। कोई काम तो ऐसा हुआ नहीं जिसके ऊपर आप कह सको कि 2.5 महीने की सरकार ने ये काम बड़ा कर दिया हो। घोषणाएं हुई हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। ग्राउंड पे तब तक नहीं हो सकता जब तक एलजी साहब की मेहरबानी ना हो और केंद्र की मेहरबानी ना हो। तो बीच में ये सियासत के लिए एक बड़ा अच्छा पहलू था कि 2.5 महीने की सरकार में उमर विजनलेस हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं, खाली वादे किए थे। लेकिन अंदर की हकीकत दोनों पार्टियों को पता है कि आखिर में हो क्या रहा है। फयाज साहब, मैं आपके पास अब सही सवाल पे आता हूं। 2024 का अंत भी हुआ था स्टेटहुड के वादों के साथ और 25 की शुरुआत भी उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की होप के साथ की है। ये होप कितनी देर तक चलेगी? आपको क्या लगता है, स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला जितने होपफुल हैं, क्या वाकई वो होप्स अलाइव हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, या लगता है कि अब बहुत समय अभी लगने वाला है? देखिए, एक लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे है, बिल्कुल इट्स पल्पेबल अक्रॉस द कश्मीर वैली। जम्मू में भी कई कई जगहों पे है। तो लोगों को लग रहा है कि जिस मकसद के लिए हमने वोट दिया है, आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए लोकसभा का, उसके बाद असेंबली वाला इलेक्शन, ये मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिसिपेशन इसमें हुई 1987 के बाद। अच्छी पार्टिसिपेशन, रिगिंग के इल्ज़ामात नहीं लगे। उस हिसाब से आप देखेंगे तो एक शफाफ और साफ़ सुथरा इलेक्शन ये हुआ है। और लोगों की अब उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों की, जिसमें मिसाल के तौर पे यही एक रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। ये एक बड़ी मतलब अनडिक्लेयर्ड कैटेगरी है जो ओपन मेरिट वहाँ पे है, इसको जनरल कैटेगरी नॉर्मली कहते हैं। इन लोगों का दावा है कि हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैं, लेकिन हमें 30 से 35% तक सिर्फ नशस्तें मिलती हैं स्कॉलरशिप्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके बरक्स जो कैटेगरीज़ हैं जो आपके सामने ही हैं वो सभी, और जिसमें एक कैटेगरी का इजाफा हो चुका है पहाड़ीज़ का और पहाड़ी रिलेटेड कुछ ट्राइब्स का, जिनको अलग से 10% का आरक्षण अभी दिया गया है, मार्च में उनको मिला है 2024 में। तो इसको लेकर के इस ओपन मेरिट कैटेगरी के कैंडिडेट्स में ये खदशा है कि ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये 60 to 70% सीट्स ले रहे हैं। तो ये एक मुतालबा है, इसको लेकर के हमने अभी बताया भी कि इसमें कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी है, वो अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि नौजवान में जो एम्प्लॉयबल एज में हैं, 18 से लेकर के 40 तक जो एज होती है, एंड हु कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 60% ऑफ दिस इलेक्टोरेट आज की तारीख में, तो उनमें एक मायूसी की एक लेवल वहाँ पे बेशक है। आप देख रहे हैं कि ये जब एज डिटरमिन करते हैं, ये देखते हैं कि आपकी एज क्या थी 1 साल के 1 जनवरी को, जो कि कल यहाँ पे था। इस 1 जनवरी को कोई शख्स अगर 41 साल का हो गया तो वो हमेशा के लिए इनएलिजिबल हो गया सरकारी नौकरी के लिए। तो इस
वजह से बहुत सारे लोग, मैं कह सकता हूँ हज़ारों लोग कल मतलब बेरोज़गार हो गए परमानेंटली, जिनकी नज़रें थी सरकारी जॉब्स पे। तो जाहिर है कि उनमें एक, उनके घरों में एक मायूसी होगी, वो तो है। और कई चीज़ों को लेकर भी मायूसी लोगों में है। लोगों में एक इम्प्रेशन ये है कि इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि एक हाइब्रिड सरकार है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक दिस इज़ द रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। तो वो बात उन्होंने बताई है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, ये बात मानना पड़ेगी कि हाइब्रिड सिस्टम में चीज़ें ठीक ढंग से नहीं चलती हैं। तो ये वहाँ पे एक मायूसी वहाँ पे बेशक है। अब ये कहना कि इन्हें स्टेटहुड मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, ये बहुत ही इतनी सादा चीज़ें नहीं है। इसमें मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार के बीच में काफ़ी बहस तमहीस होगी, इसमें कई महीने लग सकते हैं। मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें 370 को बरकरार रखा गया था गुज़श्ते साल दिसंबर में, तो इसमें यह भी बताया गया था कि स्टेटहुड देना चाहिए मुनासिब मौके पर। अब यहाँ पे 2 इलेक्शन हुए हैं और पीसफुल एटमॉस्फेयर में हुए हैं 2 इलेक्शंस। एक नुमाइंदा सरकार यहाँ पे बन चुकी है। इन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया है असेंबली में जो पास भी हुआ, जो गवर्नर के दस्तखत के साथ मरकज़ी सरकार तक वो चला गया है। इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला ने खुद बताया है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अभी इस स्टेज पे ये कहना कि इसको वहाँ पे सबोटाज करेंगे, उनको देंगे नहीं, मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। पवन जी, यहीं से मैं आपके पास भी इसी बात को लेकर आता हूं, स्टेटहुड का डिले होना मिलने का। जम्मू में किस तरह के सेंटीमेंट है, और क्या जो जम्मू में सेंटीमेंट है वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है या फिर बीजेपी के? क्योंकि यहां तो लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है। देखिए, स्टेटहुड को लेकर जम्मू संभाग के भीतर ना 2 तरफा राय है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि एलजी प्रशासन ही अच्छा है, स्टेटहुड नहीं चाहिए। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि जब समय आएगा हम स्टेटहुड आपको वापस दे देंगे। अब वो एक पैरेलल और एक दूसरी तरफ, अगर अपोजिशन की बात करते हैं तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य पार्टी से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर नहीं दे रही स्टेटहुड। उन्हें पता है कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार इस समय पूरे अपने मेजॉरिटी के साथ है, अगर स्टेटहुड देते हैं तो सेहरा जो है वो उमर के सर बन जाएगा। अगर उस समय दे हम, जब वो स्थिति को ऐसी बन जाए कि सेहरा जो है ये बीजेपी के सर पे आए। अब गेम जहां फंसी हुई है, सेहरा किसके सर पे बंधेगा। अब आप वो सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो जम्मू के 28 विधायक इस समय बीजेपी के हैं। 29 थे, एक दिवंगत है, 28 हैं। तो 28 विधायकों से अगर आप जब स्टेटहुड की बात करोगे तो एक ही लफ्ज निकलता है, हाँ हमने तो देना, हमने कहा था देंगे, लेकिन देंगे कब, जब समय आएगा। पवन जी, एक तबका ऐसा भी होता है जो न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी के साथ नहीं होता। वो तबका क्या उमर अब्दुल्ला को जिम्मेवार मानता है डिले होने में, या बीजेपी को मानता है? वो तबका ये मानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की सरकार नहीं बनी। अगर ये मिलकर बना लेते तो ये जल्दी मसला हल हो जाता, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही इतने विधायक हो जाते, कश्मीर से 4-5 जीत जाते, थोड़ा सा 1-2 जो दूसरे थे इंडिपेंडेंट उनको साथ मिला लेते, तो भी स्टेटहुड अब तक मिल जानी थी। बात यहां फंसी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर है। जो न्यूट्रल तीसरे पक्ष की बात जो आप कह रहे हो, जो न्यूट्रल पक्ष है वो ये कहता है कि अगर सत्ता में होते तो अब तक मिल जानी थी, सत्ता से बाहर है इसलिए नहीं मिल रही। फयाज साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की, ये बेसिकली उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नमेंट बनने के बाद, बिल्कुल जब वो ओपन मीडिया के सामने जवाब दे रहे थे। उनके बहुत सारे जवाब मैंने भी सुने, आपने भी सुने होंगे। उनको देखकर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोशिश तो बहुत कर रहे हैं वो सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की, कॉर्डियल रिलेशन रखने की, जिससे कि स्टेटहुड भी वापिस आए और बाकी चीजों पर भी स्टेट गवर्नमेंट की बात सेंटर सुने। मगर क्या आपको लगा कि उमर अब्दुल्ला अंदर से थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ड्यूल पावर हाउस है और चीफ मिनिस्टर को वो पावर नहीं मिल रही जो होनी चाहिए? ये बात तो है, कोई भी उनकी जगह पे होगा तो वो बड़ी हद तक मायूसी होगा। अब लेकिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो उन्होंने अपने बयानात दिए हैं और जो उन्होंने ट्विटर वगैरह पे जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, उससे ये नहीं लग रहा है कि वो उसको नहीं देने वाले हैं। वो उन्हें साफ तौर पे बता दिया है कि हम मुतमईन हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये आएगा और जल्दी आएगा। और उसके बाद ही असल में इनका ये मीटर शुरू हो जाएगा, ये देखना कि ये कहाँ पे कितना परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त इनको एक एलिबाई मिल रहा है यूटी में, क्योंकि सारे इख्तियारात इनके पास नहीं है। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है
जो कई लोग ये बता रहे हैं कि ये दिल्ली और पुडुचेरी के मॉडल पे यूटी है, इसमें कोई मॉडल नहीं है। हर एक जगह पे अलग अलग एक सेंट्रल एक्ट है जिसके तहत बनी है ये यूटीज़। दिल्ली का अलग मॉडल है, पुडुचेरी का अलग है, दूसरे यूटीज़ का अलग है, जम्मू कश्मीर का इसी तरह से अलग है। इसमें फ़र्क होता है। जैसे जम्मू कश्मीर के मामले को आप ले लेंगे तो यहाँ पे लैंड का इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के पास लैंड का इख्तियार है ही नहीं, ये सब अलग है। तो कई लोग इसको अपने आप को बचाने के लिए पेश कर रहे हैं इस तरह से कि जैसे कि मतलब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट ये रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है ये कम से कम इनको इसमें बहुत जल्दी उनको कर लेनी चाहिए। जो इख्तियारात एलजी के पास है वो रहें तब तक जब तक स्टेटहुड आता है, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस एक बहुत सारी फाइल्स सरकार में इस तरह की होती हैं जो पूरी अहमियत की होती हैं। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ होता है। पहले यहाँ पे स्टेट जब यहाँ पे थी तो उस वक्त ये होता था कि चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाता था, सिक्योरिटी एजेंसीज़ उनको ब्रीफ करते थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस जो CID के होते थे रोज़ उनको ब्रीफ करते थे मामलात के बारे में। तो इस वक्त ऐसा सिलसिला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो उनके पास है ही नहीं, वो मरकज़ के पास है और मरकज़ के ज़रिए वो LG के पास है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक इनकी अथॉरिटी है या जो रिट है वो बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है या बड़ी हद तक डाइल्यूटेड है। तो इनको इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं इनमें कई लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है। वो बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये इलेक्शन ही ज़ाया है। अब आप लोग ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी कई लोग लिख रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये टूथलेस टाइगर्स हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। मेरा ज़ाती तौर पे इसमें एक खदशा, एक अंदेशा ये है कि अगर कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक वाज़ेह अक्सरियत वहाँ पे कर ली है, 42 सीटें अपनी नशिस्तें अपने तौर पे उन्हें हासिल कर ली हैं, सरकार भी बनाई है कांग्रेस के साथ भी, और उसके अलावा 5 लोग इनके साथ इंडिपेंडेंट्स भी मिले, तो एक सरकार उन्होंने वहाँ पे बनाई। अब ये कि अगर जो लोग उनसे मायूस हो जाते हैं तो अगर वो मिसाल के तौर पे कांग्रेस, PDP, BJP के साथ चले जाते हैं फिर भी ठीक है। लेकिन ये हो जाता है कि उन पार्टीज़ की तरफ भी ये नहीं चले जाते हैं। अगर इस तरह की मायूसी का आलम जारी रहा तो एक दिन हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे पूरा फिर इनको एक नया रिवाइवल मिलेगा। जो सेपरेटिस्ट्स हैं, जो वहाँ पे पत्थर मारने वाले लोग थे या बंदूक चलाने वाले लोग थे, तो उनके लिए एक जवाज़त पैदा हो जाएगी, उनकी बात सुनने वाले होंगे। इस वक्त उनके टेकर्स वहाँ पे नहीं, उनकी लीडरशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मिलिटेंसी क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों एतबार से ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि मरकज़ी सरकार अगर इस मौके पर कश्मीर वादी की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं करेगी तो इट कैन बी अ डिससर्विस टू द इंडियन नेशन। बहुत सही बताया फयाज साहब ने पवन जी कि मायूस भी है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और होपफुल भी हैं। कैमरा के सामने वो बेशक जितना भी कहें कि होपफुल है, मगर अंदर से 2.5 महीने में भी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि वो पावर्स नहीं मिल रही। चाहे जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर बाकी यूटीज के चीफ मिनिस्टर से पावरफुल हो, मगर जो पावर यहां स्टेट रहते हुए होती थी CM की, उससे बहुत नीचे है। इसलिए इस बड़ी यूटी को चलाना एक चीफ मिनिस्टर के लिए पावरलेस होकर चलाना बहुत मुश्किल है। पवन जी, मेरा आपसे सवाल सीधा यही है जो आरोप बीजेपी लगा रही है। क्या उमर अब्दुल्ला की मायूसी के 2 कारण हैं? एक तो ये कि वो जनता के सामने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्टेटहुड, रिजर्वेशन, बाकी चीजें, इवन उन्होंने जॉब्स देने का वादा, फ्री बिजली देने का वादा, कुछ भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कमांड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। दूसरा, सेंटर भी उनको उस तरह का तवज्जो नहीं दे रहा जो मिलना चाहिए। तीसरी बात यह आ गई, क्या पार्टी के अंदर भी जो बड़े नेता है वो अंदर से उमर अब्दुल्ला के कहीं ना कहीं हल्की सी खिलाफत हो रही है कि आपने युवा मंत्री भी बना दिए, सीनियर्स को पीछे भी कर दिया और आपने जो वादे किए वो भी नहीं कर पाए? देखिए, पहले तो मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि पार्टी के भीतर जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं खफा तो हैं। उन लोगों को लगता था कि जो 3 मंत्री पद अभी खाली पड़े हुए हैं आप उनको भी भर दीजिए। उसमें जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस नहीं आती है तो 3 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के आएंगे और 3 सीनियर लीडर एडजस्ट हो सकते हैं। एक तो हो गए स्पीकर के तौर पर, 2 और हो सकते हैं, और है भी 2-3 ही बड़े लीडर जिनके अंदर नाराजगी की जो बातें बाहर आ रही हैं। तो वो अब उमर अब्दुल्ला से इस बात को लेकर हैं कि आप 3 तो बनाइए, बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है। अब रही बात जो आपने पहला सवाल किया भाजपा की ओर से, काम मायूसी तो है। एक मंत्री हैं इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार में,
मेरी उनसे बात हुई थी नए साल पर। उन्होंने कहा था कि काम तो हम बहुत करना चाहते हैं लेकिन पैसा ही नहीं है, हमको काम करने ही नहीं दिया जा रहा, और वो चाहते हैं कि काम हो भी ना, क्योंकि इस समय जिस तरीके से डिप्टी सीएम की विजिट हो रही है, लगातार छापे बज रहे हैं, तमाम मंत्री अपने अपने इलाकों में दौड़ रहे हैं, डिपार्टमेंटों के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं पर रेड हो रही है, कहीं कोई सुबह पहुंच जाता है, कोई शाम को पहुंच जाता है चेकिंग के लिए, तो थोड़ी सी बौखलाहट भी है क्योंकि पैसा नहीं है पास। जो घोषणाएं की है वो पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो तब तक नहीं हो सकती जब डबल इंजन की जो सरकार है, ये दोनों इंजन इकट्ठे मिल जाएं। अगर एक डायरेक्शन अलग पे चलेगा, दूसरा अलग पे चलेगा, तो पटरी तो एक ही रहेगी लेकिन दिशा भटक जाएंगे। तो जब तक सरकार को, यहाँ की सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की बातें और निकलेंगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि कुछ नेता खिलाफ हैं, हो सकता है कि उन नेताओं के बयान भी बाहर आ जाए। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। उमर अब्दुल्ला मायूस है, कुल मिलाकर ये उनके बयानों से भी नजर आ रहा है। और जो आरोप बीजेपी, जो मेन ऑपोजिशन है, वो लगा रही है, कहीं ना कहीं उस धुएं के पीछे भी कुछ आग हो सकती है। अब बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला नए साल पर जितने होपफुल हैं, ये होप्स उनकी कितनी आगे चलती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कब उन्हें पावर्स देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर 2.5 महीने में भी जम्मू कश्मीर सरकार जितने वादे कर चुकी है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि पावर हाउस कहीं और है और दिखाने के लिए जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट है वो सामने है। मगर सरकार और मुख्यमंत्री दोनों के लिए ही रास्ते आसान नहीं है। आगे आगे कांटों का ताज और चुभ सकता है। उम्मीद है आपको ये विचार विमर्श अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम आप पर छोड़कर जाते हैं, आपकी क्या राय है? क्या उमर अब्दुल्ला सच में मायूस हो चुके हैं या फिर अभी भी होप्स अलाइव हैं? जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।